नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त बड़ी बहस का है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर 15 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए, जिसमें से 8 जिलों में नई तैनाती की गई, जबकि 7 जिलों के डीएम को हटाते हुए उन्हें प्रतीक्षारत यानी कि वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। इससे पहले 11 सितंबर को भी योगी सरकार ने 13 आईपीएस के ट्रांसफर किए थे, जिसमें 8 जिलों के कप्तान भी शामिल थे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर लगातार 3 दिन आईएएस और आईपीएस के तबादले क्यों किए जा रहे हैं, और इन सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे, चर्चा भी करेंगे उस पर। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये जो प्रशासनिक फेरबदल हो रहे हैं, क्या इसके पीछे सीधी मंशा यही है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, चूंकि अपराध को लेकर भी और दूसरे कई मुद्दे हैं, उससे कैसे पार पाया जाए। कई जगह लापरवाही के मामले सामने आए, कई जगह भ्रष्टाचार के मामले आए, कई जगह अपराध पे लगाम नहीं लग पाई और उसमें भी प्रशासन की जो लापरवाही थी वो सामने आई। तो उनसे काबू कैसे उस पे पाया जाए, कैसे जो गंभीर अफसर हैं उनको जिम्मेदारी दी जाए जो अपने काम को लेके लगातार गंभीरता दिखाते रहे हैं। अब उन अफसरों के कंधों पर उन इलाकों की जिम्मेदारी होगी जहां का उन्हें जिम्मा सौंपा गया है। तो 8 जिलों में जिलाधिकारियों के तबादला हुआ है, यानी ए दिनेश कुमार को ललितपुर का डीएम बनाया गया है। इसके अलावा मंगला प्रसाद सिंह को गाजीपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है और राजेश कुमार पांडे को मऊ का जिलाधिकारी बनाया गया। ये कुछ अपडेट्स हैं इससे रिलेटेड। दिव्या मित्तल को संत कबीर नगर का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है। रवीश गुप्ता को सुल्तानपुर का जिम्मा सौंपा गया बतौर जिलाधिकारी, और मेरठ के जिलाधिकारी रहे अनिल ढींगरा। इटावा के जिलाधिकारी जितेंद्र बहादुर सिंह। तो ये वो हैं जो वेटिंग लिस्ट में है। अभी 7 जिलों के डीएम जो हैं वो अभी वेटिंग लिस्ट में है। ललितपुर के जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ला जो हैं वो भी, उनका नाम भी इस लिस्ट में है, और सुल्तानपुर की जिलाधिकारी सी इंदुमती ये भी अभी वेटिंग लिस्ट में है। यानी पिछले कई दिनों में हम ये देख रहे हैं कि लगातार प्रशासनिक फेरबदल जो है वो हो रहे हैं। कई अधिकारियों के तबादले किए गए, कईयों को जहां पे बड़ी शिकायतें मिली वहां पे निलंबन की भी कार्रवाई हुई है, और कई जिलों के कप्तान जो हैं उनको भी बदला गया। यानी उत्तर प्रदेश को कैसे उत्तम प्रदेश बनाया जाए, कैसे अपराध मुक्त बनाया जाए, कैसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए, इन बिंदुओं को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। और जो चुनौतियां हैं उनमें चूंकि काम प्रशासन से करवाना है, और कैसे प्रशासन काम कर रहा है, कैसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, उसको लेके वक्त वक्त पे सरकार की तरफ से कदम उठाए जाते रहे हैं। और इसमें भी कोशिश ये है सरकार की कि जो विजन है वो क्लियर है कि ना तो लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी, ना ही गैर जिम्मेदारी। कई ऐसे कदम उठाए गए जिससे एक संदेश दिया जा सके कि यदि गलत किया तो बख्शा नहीं जाएगा। तो हम इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। अश्वनी शाही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा अरविंद जयतिलक जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और तारिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी के नेता है। तारिक, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा, आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। ये जो बड़े प्रशासनिक फेरबदल हो रहे हैं, चूंकि चुनौतियां कई हैं, उनसे पार पाने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? पार्टी की तरफ से अपनी कंडोलेंस प्रस्तुत करता हूं। तारिक, नमन करता हूं। आवाज आ रही है भाई? जी, मैं सुन पा रहा हूं, आप रखें बात। जी देखिए, जो प्रशासनिक फेरबदल हुआ है ये कुछ समझ से परे है। ये किस लिए फेरबदल किया है? जब नेतृत्व ही खराब है तो उसके अंडर आने वाले लोग कहां से काम करेंगे? नेतृत्व का मतलब हो गया जब सीएम योगी ही इस योग्य नहीं है कि वो सीएम के पद को संभाल सके, ना लॉ एंड ऑर्डर कुछ बचा हुआ है, ना हेल्थ के मामले में कुछ ज्यादा अच्छा हो रहा है। और आप देख ही रहे, कोरोना आज की डेट में लखनऊ जिले में 1100 के पार हो गया है।
तो ये जब मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर पा रहे और उनकी टीम 11 में बैठे हुए अधिकारी जो है जब वो कुछ बोलते हैं तो वो बैठ के उसमें गेम खेलते हैं, तो आप खुद समझ लीजिए कि मेन ढांचा ही खराब है। नहीं, लेकिन मेन तारिक ढांचे का हाँ, पिछले हमने कई दिनों में देखे कई ऐसे मामले आए जो जब मुख्यमंत्री के प्रकाश में आए तो सख्त कार्रवाई की गई है, कईयों को निलंबित किया गया, कईयों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। निलंबन के साथ साथ अब तो तबादले भी ताबड़तोड़ किए जा रहे हैं ताकि व्यवस्था को सुचारू किया जा सके। तो एक संदेश तो दिया जा रहा है कि गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुलदीप सेंगर का मामला आप देख लीजिए, वहां के 3 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने इंक्वायरी सेटअप करने की बात कही थी और उनको निलंबित करने की बात कही थी। उनको तो इनाम दिया इन्होंने, तो ये कौन सा निलंबन कर रहे हैं? जिन लोगों का निलंबन किया गया है उनके बारे में रिपोर्ट है कि वो लोग कायदे से काम कर रहे थे, फिर क्यों उनका निलंबन कर दिया गया? आप खुद देखिए, क्या उन्नाव के डीएम और उन्नाव के जो एसपी थी मैडम, जो लोग थे, 3 अधिकारियों का मामला आया था, उन लोगों ने क्या बर्ताव किया उस महिला के साथ कि उनकी जान तक जाने पे आ गए, उसके परिवार के लोग मार भी दिए गए। ठीक है, उसको आप मलाईदार पद दे रहे हैं और जो आदमी काम कर रहा है उसको आप निलंबित कर रहे हैं। वो एक अधिकारी के तो क्या नाम है निलंबन पे वहां उस जिले में बाकायदा जनता ने प्रदर्शन किया, नेताओं को छोड़ दिए, पार्टियों को छोड़ दिए, जनता ने प्रदर्शन किया था कि इनको क्यों हटा रहे हैं आप। ठीक है, अश्वनी शाही हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अश्वनी शाही, ये जो फेरबदल किए जा रहे हैं बड़े पैमाने पे, पिछले कई दिनों से कई बार हुआ ऐसा, इसके पीछे मंशा क्या है और क्यों ऐसी नौबत आ रही है? क्या जो चुनौतियां आपके सामने हैं उससे पार पाने के लिए जरूरी हो गया था ये करना? राजेश जी देखिए, ये तबादला अधिकारियों का आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, ये सरकार का काम है। सरकार अपने हिसाब से कानून व्यवस्था चलाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए अपने हिसाब से लोगों को इधर से उधर हटाती है। इधर कुछ ऐसी घटनाएं भी हो गई जिसमें कई लोग भ्रष्टाचार और कुछ साजिशों में शामिल पाए गए। उनको हटाने के बाद उनको निलंबन करके 307 का मुकदमा, 120B का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो आज के दिन में चाहे कभी भी किसी जी, संपर्क शायद टूट गया है, अश्वनी शाही की आवाज नहीं पहुंच पा रही। अरविंद जयतिलक अगर हमारे साथ है, अरविंद जी आपके पास आऊंगा और समझना चाहूंगा ये जो प्रशासनिक फेरबदल हो रहा है इससे क्या संदेश देने की कोशिश सरकार कर रही है? देखिए, सुशासन का नौकरशाही से सीधा संबंध होता है और सुशासन जो है नौकरशाही का सीधा पर्याय माना जाता है। एक पश्चिमी विचारक मार्क्स रहे हैं, उन्होंने नौकरशाही की बहुत अच्छी व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में 4 तरह की नौकरशाही होती है। एक तो अभिभावक नौकरशाही होती है, दूसरा जातीय नौकरशाही होती है, तीसरा संरक्षक नौकरशाही होती है और चौथा जो है गुणों पर आधारित होती है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जब भी कोई सत्ता बदलती है तो ये नौकरशाहियों की परिभाषा भी बदल जाती है। सवाल ये उठता है कि जब हम अपने हिसाब से कि हमको जो सूट करता है नौकरशाह, उसी हिसाब से जब हम उसका तबादला करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, जब गुणों के आधार पर जब हम उसकी पोस्टिंग नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से परिणाम भी बेहतर नहीं आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जैसे कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था के लिए जो नौकरशाह बेहतर होता है, बेहतर ढंग से काम करता है, उसको अगर आप मेन स्ट्रीम में लाएंगे, फ्रंट पर लाएंगे तो उसके परिणाम भी बेहतर होंगे। लेकिन अगर वो सिफारिश से आएगा या विचारधारा से प्रभावित होकर के आएगा तो स्वाभाविक रूप से उसके जो परिणाम होंगे सही नहीं आएंगे। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब भी सब सत्ता बदलती है, नए निजाम आते हैं तो उसके हिसाब से जो है नौकरशाही का भी जो है ताश के पत्तों की तरफ फेंका जाता है और देखा जाता है कि हमारी विचारधारा को किस तरह आगे बढ़ा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश या भारत का कोई भी राज्य हो, केंद्र सरकार की कम से कम 150 परियोजनाएं चलती है, उत्तर प्रदेश सरकार की भी अपनी परियोजनाएं हैं। उनका सही ढंग से क्रियान्वयन जो है बेहतर नौकरशाही कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब भी सरकार बदलती है तो इन पर क्रियान्वयन को छोड़ करके यह देखा जाता है कि हमारे मुफीद कौन बैठता है, नतीजा बेहतर परिणाम नहीं आते हैं और जो है पूरे कार्यकाल तक सरकारें जो है नौकरशाहों का तबादला पोस्टिंग करने में लगी रहती है। लेकिन अरविंद, कई दफा इस तरीके के भी सवाल उठे कि जो नौकरशाही है वो बेलगाम हो चुकी है, लिहाजा अब उस पर शिकंजा एक तरीके से कसा जा रहा है, उसको टाइट किया जा रहा है कि जहां पे लापरवाहियां हो रही थी वहां ना हो सके।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए 1902 में लॉर्ड कर्जन ने जो है एक समिति गठित की थी और यह जानना चाहा था कि भारतीय पुलिस जो है उसका स्वभाव चरित्र कैसा है। तो बड़े चौंकाने वाले परिणाम है। यानी देश की जनता जो है उस समय यानी आज से 118 साल पहले भारतीय पुलिस को जो है बहुत ही दुर्दांत नजरिए से देखती थी। आज की तारीख में भी आप देख लीजिए कि किस तरह से पुलिस विभाग को लेकर के लोगों का नजरिया है। यानी कहीं ना कहीं जो है ये लगता है कि ये दमनकारी संस्था के रूप में नतीजा क्या निकलता है कि जो ठोस परिणाम आना चाहिए सुशासन का वो नहीं आ पाता है और भ्रष्टाचार किस कदर है। ठीक है, आप देखिए जी जी हाँ ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। अश्विनी शाही, आपसे संपर्क टूट गया था, आप अपनी बात पूरी करें और मेरा सवाल अब आगे ये आपके साथ जुड़ जाता है कि क्या संदेश देने की कोशिश सरकार कर रही है जिस तरीके के बड़े पैमाने पे ये प्रशासनिक फेरबदल हम देख रहे हैं? देखिए, सरकार पहले दिन से ही जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार और अपराध के जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। तो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक अधिकारियों के नकेल कसने का काम तो सरकार करेगी। मुख्यमंत्री जी का वो विशेषाधिकार है, किसको कैसे रखते हैं, कहाँ करते हैं, प्रशासन शासन का अधिकार है वो। तो उस हिसाब से जो अक्षम अधिकारी कहे जाते हैं उनको हटाने का काम भी हम करके तभी हम उनकी नकेल को कर सकते हैं। तो ये एक सरकार का रूटीन वर्क है कि जब जो अधिकारी कहीं ज्यादा दिन से हैं, कुछ अक्षम है, किसी को दूसरे जिले में मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा सक्षम है, किसी जिले में कुछ गड़बड़ हो रही है, वहां भेजना है। तो ये मुख्यमंत्री जी और प्रशासन जो है मिलकर एक निर्णय लेता है। तो इसको दूसरे नजरिए से न देखा जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है, अश्विनी भाई की सरकार है, हाँ, समाजवादी पार्टी ये कह रही है, उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि नेतृत्व ही सही हाथों में नहीं है तो फिर इन फेरबदल का कोई असर नहीं होगा, यानी सीधा निशाना उनका सरकार पे, मुख्यमंत्री पे। राजेश जी, तबादला उद्योग चलाने वाली पार्टी के लोग अगर इस तरीके की बात करेंगे तो उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। एक सक्षम मुख्यमंत्री जो सुबह से लेकर रात में 2 बजे तक काम करता है, उसके लिए अगर इस तरीके की बातें की जाएंगी तो ये जनता देख रही है। इसीलिए इनको जनता ने हटाया है। इन लोगों को हर चीज में प्रश्न चिन्ह लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के किसी काम का इन लोगों ने अगर बड़ाई कर देते हैं तो इनका नंबर कट जाएगा। कैसे करेंगे? विरोध करना मैं मानता हूं कि विरोधी दल है, मजबूती से विरोध करना चाहिए, लेकिन कुछ जो अच्छी चीजें हैं उनको कहने का भी हिम्मत रखनी चाहिए। इन लोगों के अंदर वो नहीं है। ये अब याद कीजिए, अभी हमने सुना है कि ये हमारे सपा के मित्र कह रहे थे कि इनाम दिया जा रहा है लोगों को और अच्छे अधिकारियों को निलंबित किया जा रहा है। भाई, आप कौन होते हैं तय करने वाले? आपकी सरकार थी तो आप निलंबन छोड़िए, ट्रांसफर जो है उद्योग चल रहा था पूरा, इसके हर आदमी गवाह है, अखबारों में आया, हर जगह आया। आज वो चीज जब किया जा रहा है, जो हमारे यहाँ बेहतर काम कर रहा है उसको सही जगह भेजा जा रहा है और जो बेहतर काम नहीं कर रहा है उसको सस्पेंड करना, ये सीधा सीधा हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि सपा के राज में ट्रांसफर का खेल चल रहा था पैसों को ले देके, आप ये कह रहे हैं, और अब जो अब किया जा रहा है वो व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। एकदम तबादला उद्योग सपा सरकार में चलता था, किसी से सर्वविदित है, किसी से छुपा है क्या? तारिक, मैं आपसे टिप्पणी चाहता हूं इस पे। कर रहे हैं तारिक, मैं आपसे टिप्पणी चाहता हूं, वो इसलिए चूंकि आज जो प्रशासनिक फेरबदल हो रहे हैं उसमें तो मंशा साफ नजर आती है कि व्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है, उसको बेहतर करना है, ठीक करना है। फिर आप पे ये गंभीर आरोप लग रहा है कि बाप ने ना मारी मेढकी, बेटा तीरंदाज। मसला समझ रहे हैं? ये आज से 3 साल हो गए इनको सत्ता में बैठे हुए, ये आज तक कुछ सिजरा ही नहीं ठीक कर पा रहे हैं। तो ऐसे आदमी को जो सिजरा ही ना ठीक कर पाए 3 साल में, उसको तो तुरंत भाई देखिए मैं आपके टाइम पर नहीं बोला था, आपके टाइम पर नहीं बोला हूं, तो उस मर्यादा को मेंटेन रखिए। नहीं, कोई नहीं बोल रहा, आप ही बोल रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा, आप ही बोल रहे हैं। किसी आपकी आवाज शायद आप ही को रिपीट ना हो गई हो। कोई नहीं बोल रहा, आप बोलें। देखिए, 3 साल में ये कुछ कर नहीं पाए हैं, आज तक ये कंट्रोल नहीं कर पाए, तो खुद ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि 3 साल में हम कुछ नहीं कर पाए हैं। ये कह रहे हैं हम 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे काम करके इन्होंने 80 रुपए लीटर, 90 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल पहुंचा दिया है। देश की अर्थव्यवस्था -23 पहुंचा दी है। और अगर हम बात करें कोविड के लॉकडाउन से पहले की, तब भी हम लोग 2% पे थे।
2% पे थी तो अर्थव्यवस्था, अब -2.23 हो गई है। चलिए इस समय को हम माइनस कर देते हैं, तब भी जीडीपी जब आप सत्ता में बैठे थे तो हम लोगों ने 8% 7% आपको दी थी, और आप कहाँ लेकर आए 2% पे। वो भी 2% आपने सैलरी बेसिस वाले लोगों को अपने उसमें अकाउंट में ऐड किया, तो उसको आप लोगों ने जीडीपी को ग्रोथ दिखा दिया, नहीं तो जीडीपी आपकी -3-4 उसी समय चल रही थी। तो 18 घंटे काम करके उसमें से 18 हटा दीजिए, 18 घंटे काम करके आपने कुछ किया नहीं है, 18 हटा दीजिए, घंटा काम किया आप लोगों ने। आप 3 साल में कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे अधिकारियों को। आप कह रहे हैं हम तबादला उद्योग चलाते हैं। आपने कितनी बार दलाली की हमारे वहां, ये बताइए कितनी बार दलाली की? आप इतने डंके की चोट पे कह रहे हैं तो मैं आपसे पर्सनल सवाल पूछता हूं, आपने कितने अधिकारियों का ट्रांसफर करा के दलाली कमाई है उसमें, ये बताइए। क्योंकि मैंने जिन अधिकारियों का ट्रांसफर कराया मैंने तो 1 रुपया लिया नहीं है, आपने जब लिया होगा, इसलिए आपको उद्योग अश्विनी शाही की आवाज उठाइए, वो कुछ कह रहे हैं। हो रहा है। आपके जितने मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक, शिवपाल सिंह यादव से लेकर कौन नहीं है भ्रष्टाचार के घूस लेने में फंसा हुआ है? व्यक्तिगत आरोप तारिक जी मत लगाइएगा, नहीं तो सपा के से ज्यादा कोई घिरेगा नहीं। बेईमान पार्टी के टोटी चोर नेता के आप लोग नुमाइंदे हैं, इस तरीके का व्यक्तिगत आरोप मत लगाइएगा। अरविंद, मैं आपके पास आता हूं, मैं आपसे समझना ये चाहता हूं कि आपने कई सरकारों का दौर देखा है, सपा, बीएसपी और उसके बाद बीजेपी का। ऐसे में अब जो व्यवस्था, चूंकि चुनौतियां अभी हैं, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कई जगह प्रशासनिक अधिकारियों की, प्रशासन की लापरवाही सामने आती है, जिसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ता है। जाहिर है भुगतना भी पड़ चाहिए, लेकिन उसको सुधारने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसे हम ये देखें कि अगर गलत किया या लापरवाही की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए सियासत जो है, राजनीति जो है मौके की मोहताज होती है, और जो विपक्ष में होता है सत्ता पक्ष को जो है टारगेट करता है। हाँ। और सत्ता में जो होता है वह जो विपक्ष की नाकामियों को गिनाता है। यह भारतीय राजनीति का चरित्र बन चुका है, यह सच्चाई भी है। और आप देखेंगे कि जितनी भी सरकारें आती है वो अपने हिसाब से है नौकरशाही को जो है फ्रंट पे लगाती है, और हर नौकरशाह जो है हर सरकार के लिए फिट नहीं बैठता है। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, उनके जरिए जो है सारे क्रियान्वयन किया जाता है। पहली चीज, आपने नौकरशाही की बात की तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जो है देश के रेल मंत्री थे, जब बनारस में आए तो बनारस के डीएम जो है वहां पर उपस्थित नहीं हुए, वो कहीं और सरकार का ही काम करने के लिए थे। लोगों ने उनसे शिकायत की कि देखिए बनारस के डीएम आप आए, इसके बावजूद की अगवानी करना नहीं है। लोगों ने समझा कि अब ये सस्पेंड होना इनका तय है। लेकिन जब शास्त्री जी गए तो उनको अपने पास बुला लिया कि ये इतना बढ़िया काम करने वाला व्यक्ति है, और जो अगवानी के बजाय जो सरकार के कार्यक्रम है क्रियान्वयन कराने के लिए गया। लेकिन आज की तारीख में देखिए नेताओं के आगे अगर अधिकारी जो है पूछ नहीं डुलाएंगे, उनकी अगवानी नहीं करेंगे, उनकी भक्ति नहीं करेंगे, तो शायद जो उनका काम करना मुश्किल हो जाएगा, मेन स्ट्रीम में नहीं रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ 1990 में जब मुलायम सिंह पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो कुछ अधिकारियों ने जाकर के उनके पैर छूना शुरू किया, तो उन्होंने डांटा, कहा कि भाई आप लोग देश की सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण करके आए हैं, आप लोग बेहतर काम करिए, पर छूने की क्या जरूरत है। लेकिन वही मुलायम सिंह 1997 में उन्हीं के जमाने में आईएएस एसोसिएशन ने 3 महाभ्रष्ट जो आईएएस को चुना। उनमें एक सज्जन ऐसे थे जिनका मुलायम सिंह ने जो है सेवा विस्तार दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इनसे ईमानदार कोई और अधिकारी नहीं है। तो केवल वही समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, भाजपा के समय में भी, कांग्रेस के समय में भी इस तरह से नौकरशाहों को लेकर के सरकारों की फाजियत बढ़ती रही है। और तबादला देखिए सभी सरकारों में चला, तबादला उत्तर प्रदेश की सच्चाई है, उद्योग बन चुका है। आखिर क्या कारण है कि ऐसे नौकरशाह किसी सरकार को नहीं मिलते हैं जो कि ढंग से काम कर सके। क्या कारण है कि जो वो है 10 दिन पहले नियुक्त किए जाते हैं, 20 दिन बाद जो भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं। क्या सरकार के पास कोई मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं है? ये ढेरों ऐसे सवाल हैं जिन पर जो है सभी सरकारों को, राजनीतिक दलों को विचार करना होगा। जी अश्विनी शाही, ये जो फेरबदल हो रहे हैं, क्या इससे व्यवस्था में भी बदलाव होगा या ये यूं ही चलता रहेगा? क्योंकि वही अधिकारी हैं, आज यहाँ है कल वहां होंगे, आज यहाँ लापरवाही की है तो साहब तबादला करके कहीं और भेज दिया। इस तरीके का एक जो रूटीन है वो तो चलता रहता है। लेकिन क्या ये जो अब प्रशासनिक फेरबदल हो रहे हैं, हम इससे ये समझे कि कोई बड़ा बदलाव भी होगा? राजेश जी देखिए, ऐसा है कि जो
ये प्रशासनिक फेरबदल किए जाते हैं। जैसे अब जिले में कोई कप्तान है, हाँ। वहां पर अक्षम हो रहा है तो उसको उठाकर अटैच करके दूसरे को भेजा जाता है कि वो जाकर चार्ज ले और वो बढ़िया काम करे। हाँ। तो अधिकारी तो देखिए गिने चुने ही हैं, आपकी बात सही है, गिने चुने, लेकिन अब उसी में कुछ अक्षम हो जाते हैं, कुछ सक्षम रहते हैं। तो जो सरकार, जो मुख्यमंत्री अच्छा काम लेना चाहता है वो चिन्हित करके अपने शासन के लोगों के द्वारा चिन्हित करता है कि कौन हमारा बेहतर काम कर सकता है, उसको जिले का चार्ज देना चाहता है, बाकी को वापस बुलाकर सचिवालय में अपना अटैच करके काम कराता है। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही किया जाता है। लेकिन अगर फिर उसमें भी कहीं ना कहीं अगर कुछ खामी निकलती है तो फिर से हटाया जाएगा। तो ये तो एक प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। लेकिन कुछ अच्छे निकल जाते हैं, कुछ अगर गड़बड़ होते हैं तो फिर से हटाए जाते हैं। तारिक, जब आपकी सरकार थी तब भी तो ये हुआ ना, अगर कहीं पे लापरवाही हुई, कहीं पे कोई अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है उसका तबादला किया जाएगा, निलंबन की कार्रवाई होगी। आप लोग भी करते रहे हैं, सिस्टम को बेहतर करने के लिए तो ये किया जाता है, अब भी सरकार कर रही है। देखिए, हम लोग किसी भी ऐसे लोगों को इनाम के तौर पर पद नहीं दिया है जिसको सीबीआई ने माना है दोषी। डीएम और 2 एसपी उन्नाव की, उन लोगों को हम बात कर रहे हैं। एक डिप्यूटेशन पे केंद्र में है नेहा, पुष्पांजलि जो है वो अभी डीआईजी बनी है, और हापुड़ की डीएम अदिति। ये 3 महिला टॉप की अधिकारी हैं, एक डीएम है और 2 एसपी हैं। जिन्होंने महिला, जो बलात्कार की पीड़ित महिला थी, उसी के खिलाफ, महिला होते हुए महिला के खिलाफ काम किया, और विधायक सेंगर, इनके विधायक सेंगर का उन्होंने पूरी मदद किया। उसके एवज में उन लोगों को इनाम के तौर पे सारे पोस्ट दी गई, और अब इनाम के तौर पे सेंगर से माफी मांगते हुए सेंगर की बीवी को ये लोग टिकट भी देने जा रहे हैं उन्नाव से। तो महिला के खिलाफ महिला, और महिला ही चुनाव लड़ेगी। अब बताइए, हमारे टाइम पे ये कहा हुआ कि महिला के खिलाफ कोई ऐसा काम किया गया? अब ये कहेंगे प्रजापति। तो प्रजापति का मामला इस समय सामने आया कि उस लेडी ने कहा कि मेरे पिता के तौर पे है और मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती करके किया है। अब वकील साहब उनके, मेरा वकील मुझे बताएगा कि मैं क्या करूं, मैं वकील को बताऊंगा मैं क्या चाहता हूं। तो वकील ने जबरदस्ती उनके ऊपर फिर एफआईआर करा दी और फिर उनको जेल पहुंचवा दिया गया है। वेरी गुड, ये तो इनके वहां हो रहा है। अगर वहां पे मकान गिर जाता है बंबई में, एक कहा तो बड़ा तमाशा होता है, यहाँ बगैर कानून व्यवस्था के आप सबके मकान गिराए जा रहे हैं, बगैर कानूनी प्रक्रिया के मकान गिराए जा रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहा है। वो भी तो देखिए ना। अश्विनी शाही, आप इस पे टिप्पणी करें, फिर मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा। राजेश जी, मैं सपा के मित्र की बात सुन नहीं पाया, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि क्या वो कह रहे, आवाज उन्होंने कुछ नाम गिनवाए हैं और कहा कि जिनको सजा होनी चाहिए थी उनको पदोन्नति दी गई है, उनको उनकी जो और ओहदा जो है उसे और बड़ा किया जा रहा है। यानी वो ये कह रहे हैं कि 60-गांठ के तहत सब किया जा रहा है। अरे अब उदाहरण अभी अरविंद जी ने नाम गिनाए हैं। मुख्य सचिव नीरा यादव किसके समय में थी? अखंड प्रताप सिंह को किसने दिया? सारे भ्रष्ट तो उनके समय में ही थे। ऐसा नहीं है, सपा बसपा का तो इतिहास रहा है ये कि हमेशा भ्रष्ट लोगों को देना, और नाम गिनवा रहे हैं। नाम गिनवाने से देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, हो सकता है कि उस समय जो है क्या परिस्थिति रही हो और आज क्या परिस्थिति हो, परिस्थितियों में बदलाव होता है। लेकिन अब नाम गिनवाने से इनको ये थोड़ा ही है कि वो एकदम से जो है उनको इनाम दे दिया गया। वहां पर सरकार ने देखा होगा किसी भी अधिकारी को ट्रांसफर करने के, मंत्री ने बाकायदा फूलमाला से स्वागत किया, और उसके बाद उसको, अरे भाई अब अपने बीच में बोल रहे हैं, पहले तो रोक रहे थे, अपने क्या चिल्ला रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। ये बौखलाहट राजेश जी ये बताती है, ये बौखलाहट बताती है कि ये किस तरीके की भ्रष्ट पार्टी के नेता हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए। देखिए, बीच में बौखलाहट बता रही है कि कहा हर जगह सफाई में हीरोइन नचाने का काम से लेकर हर जगह आज हिंदुस्तान को भारतीय जनता पार्टी ने, योगी सरकार ने 6, मोदी सरकार के द्वारा 6 कितने एम्स अटल जी ने 6 दिए, आज 23 एम्स है उत्तर प्रदेश में। कितना बनवा दिया इन लोगों ने? हर 3 जिले पर एक मेडिकल कॉलेज देने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कहाँ ये लोग हैं? इन लोगों ने क्या कर दिया? पीता काट रहे आप लोग बैठकर अभी तक। आप लोग अभी तक हमारे गेहूं बेच के, सुनिए,
मुख्यमंत्री का काम होता है काम करना। गेहूं बेच के जो है सरकारी से गेहूं नहीं ले आए थे, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव उन्होंने जनता के पैसे का काम किया है। बताइए मत, बौखलाइए नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए। और इसीलिए आप लोग सत्ता से दूर रहेंगे। आपके जो टोटी भैया है, टोटी आप दोनों को रोकूंगा, वक्त की कमी है। क्या करेंगे आप लोग? अश्विनी शाही आपका बहुत शुक्रिया, अरविंद जयतिलक आपका शुक्रिया, तारिक अहमद आपका शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है, सवाल और बहुत थे, लेकिन आगे आने वाले वक्त में, आगे आने वाले दिनों में उसके जवाब हम आपसे तलाशेंगे, लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो प्रशासनिक फेरबदल किए जा रहे हैं, क्या उससे व्यवस्था भी बदलेगी या ये यूं ही चलता रहेगा? एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।